हेलो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़ सो कंटिन्यू करते हैं। 3 पार्ट हो गए हैं इसके। आज इसको हम कंक्लूड करते हैं, पूरा इसको समाप्त करते हैं, एंड तक लेके जाते हैं चौथे पार्ट में। हेडिंग हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में क्या सामान लगता है, हर एक चीज़ें जो उसको ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है, उसी के बारे में हम समझते हैं। व्हेन एन इंडस्ट्री इज सेट अप एट एनी प्लेस, इट्स ग्रोथ डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, यानी कि जब कोई फैक्ट्री किसी जगह पर लगती है तो इसका जो ग्रोथ है वो अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। द इंडस्ट्रीज आर सेटअप टू मेक प्रॉफिट, यानी जो भी इंडस्ट्री लगती है वो प्रॉफिट के लिए लगती है, ठीक है। समाज सेवा के लिए लगाएगी, नहीं कोई बिजनेस करेगा तो इंडस्ट्री, तो प्रॉफिट के लिए कोई भी इंडस्ट्री लगाया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, यानी जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा ये कोशिश करती है कि जो इंडस्ट्रीज़ है उसको रूरल यानी ग्रामीण और बैकवर्ड यानी जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे लगाया जाए, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन गेट एम्प्लॉयमेंट एंड टू डेवलप दैट एरिया और रीजन। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दूर दराज के लोग हैं गांव देहात के, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उस इंडस्ट्री में काम मिलेगा, और वो जो एरिया है उस इंडस्ट्री की वजह से वो डेवलप हो जाएगा, यानी कि ग्रोथ होगा उसका, ठीक है। Industries also have their own requirements such as raw material, land, water, power, labor, transport facilities, capital and market, यानी कि जो इंडस्ट्री होती है उसको खुद को मतलब अपने लिए भी उसको बहुत सी ज़रूरतें होती हैं। कौन? जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लैंड यानी ज़मीन ज़रूरत है, कहीं भी इंडस्ट्री लगाने की लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, पावर चाहिए, बिजली हो गया या फ्यूल से हो गया, लेबर चाहिए वहाँ पे काम करने वाला, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी जो भी वहाँ पे माल बनेगा, रेडी होगा, गुड्स बनेगा, उसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक कैसे ले जाए, और कैपिटल मार्केट यानी कोई बड़ी सी एक मार्केट चाहिए उसको बेचने के लिए अपना माल, ठीक है, ये उसकी ज़रूरत होती है किसी भी इंडस्ट्री की। समटाइम्स गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ETC, यानी कभी कभी जो गवर्नमेंट है ना वो जो इंडस्ट्री होती है उसको मतलब पावर जो होता है उसको सब्सिडाइज करती है, मतलब कम रेट पर उसको पावर देती है, ट्रांसपोर्ट का रेट भी कम रखती है ताकि वो जो इंडस्ट्री है वो डेवलप करे, उससे लोगों को रोजगार मिले, ठीक है। सो दैट इंडस्ट्रीज मे बी इस्टेब्लिश्ड इन बैकवर्ड एरियाज, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू सेट अप एन इंडस्ट्री आर, यानी कि जो इसीलिए मतलब जो इस्टेब्लिश बैकवर्ड एरिया में ही किया जाता है इंडस्ट्री को, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और उस एरिया का भी विकास हो जाए, डेवलप हो जाए, ठीक है। बहुत देखिए किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं। देखिए पहला आपका हेडिंग दिया हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। जनरली इंडस्ट्रीज रिक्वायर रॉ मटेरियल्स ऑन अ लार्ज स्केल, किसी भी इंडस्ट्री में हमेशा कोई न चीज़ बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। सो अ रेगुलर एंड एश्योर्ड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स हैज़ टू बी इंश्योर्ड, यानी कि कंटिन्यू उसको सप्लाई होनी चाहिए रॉ मटेरियल। कोई भी गुड्स वो बना रहा है, एक मतलब उसका रॉ मटेरियल ख़त्म होने से पहले उसको इंश्योर हो जाए कि हाँ यहाँ से मेरा रॉ मटेरियल आ जाएगा, ठीक है, उसको इस चीज़ के लिए एश्योरेंस चाहिए। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन देयर प्रॉक्सिमिटी इज़ अ फेवरेबल फैक्टर फॉर एन इंडस्ट्री, यानी कि जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है ना वो मतलब तकरीबन उसके फेवरेबल होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए, मतलब ऐसी जगह इंडस्ट्री होनी चाहिए उसको आसानी से वो रॉ मटेरियल मिल सके, ठीक है। दिस इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंडस्ट्री सच एज This is all the more important for an industry which requires heavy and bulky raw materials such as iron and steel industry, textile industry, cement industry, etc. यानी कि
मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्री है, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल जिसको चाहिए होता है वो क्या है, आपका आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है। ऑल्सो द इंडस्ट्रीज इन विच द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इज दैट ऑफ पेरिशेबल नेचर सच एज इन फूड पैकेजिंग। यानी कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसका जो रॉ मटेरियल है वो पेरिशेबल यानी तुरंत ख़राब होने वाला नेचर का होता है। जैसे कि खाना, यानी खाने वाली कोई भी पैकेज हो वो बहुत ज़्यादा दिन तक वो नहीं रुक सकता, उसको बहुत जल्दी उसको बनने के बाद मार्केट तक प्रोवाइड कराना पड़ता है ताकि वो लोगों तक पहुंच जाए। और अगर उसमें लेट होता है तो वो जल्दी पेरिशेबल का मतलब होता है नष्ट होने वाला चीज़ है, उसका नेचर ख़राब होने वाला है। खाने की कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा दिन तक आप उसका वेट नहीं कर सकते, जल्द से जल्द उसको पैकेज को पहुंचाना पड़ता है, लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। इट इज़ बेटर टू लोकेट देम नियर द सोर्स सो दैट ट्रांसपोर्टेशन डज नॉट कंज्यूम मच टाइम। यानी कि बेहतर क्या होता है, ऐसे जो भी इंडस्ट्री है उनको ऐसे जगह लोकेट किया जाए जहाँ पे इसके जो सोर्स है ना, वो बहुत ही करीब में हो। ट्रांसपोर्ट अगर ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई भी चीज़ अगर कोई भी आइटम बना जैसे पेरिशेबल नेचर का है, ख़राब होने वाला है, फूड पैकेजिंग है, अगर वो ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल से होता है तो वो खाना जो भी पैकेज वाला रहेगा वो ख़राब हो जाएगा जल्दी से। इसीलिए कभी भी इंडस्ट्री ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है ज़्यादा टाइम न लगाए, जल्दी से उसको उठाए वहाँ से और डिलीवर कर दे, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न दैट मेनी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एट प्लेस वेयर रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल अबंडेंटली। यानी कि आप देखेंगे कि जो भी इंडस्ट्री है वो ऐसी जगह लोकेट होती है जहाँ पे उसको जो रॉ मटेरियल जो उस कंपनी को गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल अगर जिस जगह पे ज़्यादा अवेलेबल होती है या आसपास में अवेलेबल होती है वहीं पे इंडस्ट्री को लोकेट किया जाता है या सेटअप किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब यही होता है। आप इसका मेन जो थीम समझिए कि जहाँ पर रॉ मटेरियल ज़्यादा आसानी से अवेलेबल हो वहीं पर इंडस्ट्री को लोकेट किया जाता है ताकि उसको बनाने में ज़्यादा टाइम न लगे अपना गुड्स को, वरना रॉ मटेरियल बहुत मुश्किल से मिलेगा तो उसको अपना इंडस्ट्री चलाने में प्रॉब्लम होगा। ओके, सेकंड देखते हैं हम अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई और एनर्जी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री चलाने के लिए, है ना, पावर और एनर्जी। अनइंटरप्रेट power supply is a basic need of an industry. Uninterrupted power supply is a basic need of an industry. यानी कि बिना रुकावट के पावर सप्लाई जो है बेसिक नीड होती है किसी भी इंडस्ट्री की, ठीक है। कोई भी इंटरप्टेड हो, उसमें इंटरप्ट ना हो, कोई भी रुकावट ना हो, लाइट जैसे बिजली कट जाती है, लाइट कट जाती है तो प्रॉब्लम होता है, इंडस्ट्री क्या होता है, शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना, मशीनें बड़ी बड़ी। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज़ अ बेसिक नीड ऑफ एन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री के लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी बिना रुकावट के पावर सप्लाई एक बेसिक नीड होती है, ठीक है। कोल, मिनरल्स, ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ पावर फॉर इंडस्ट्रीज। यानी जो कोयला होता है, मिनरल ऑयल होता है जैसे जिसको आपने पेट्रोल डीजल बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट सोर्स है किसका, पावर का, जो इंडस्ट्री यूज़ करती है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। अब प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, स्टार्टिंग में कोल पे था, फिर मिनरल ऑयल पे था, अभी प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादा बेस्ड रहता है, ठीक है। हाउएवर इन मॉडर्न टाइम्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज एरिया। यानी प्रेजेंट टाइम में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, पानी से जो बिजली बनती है ना, उसको एक लार्ज एरिया में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। सो इंडस्ट्रीज कैन बी सेट अप ओवर अ लार्ज एरिया, जिससे क्या होता है कि अगर जो आपका पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, अगर उसको हम लार्ज एरिया में क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्री बहुत बड़े एरिया में भी इंडस्ट्री क्या होगा, सेटअप हो सकता है, लगाया जा सकता है, क्योंकि बिजली उससे मिल जाएगी आराम से। बट द इंडस्ट्रीज नीडिंग कोल और ऑयल फॉर एनर्जी कंटिन्यू टू बी established नियर द सोर्स ऑफ एनर्जी such as iron and steel industries are located near coal fields। यानी कि जो इंडस्ट्री होती है उसको ज़रूरत क्या पड़ती है एनर्जी के लिए, उसको कोल की भी ज़रूरत पड़ती है,
या फिर तेल की ज़रूरत, जो ऑयल होता है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अपना जो है एनर्जी को कंटिन्यू करने के लिए उसको इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट के साथ जो है आयरन जो होता है वो उसको मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके उसका शेप बनाया जाता है। तो आयरन इंडस्ट्री है उसको जो है कोल की ज़रूरत पड़ेगी, ऑयल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लोग भी ऐसी जगह, आयरन या स्टील की जो इंडस्ट्री होती है इसको ऐसे जगह पे ये लोग लोकेट करते हैं जहाँ पे ये चीज़ें आराम से मिल जाए, यानी कि जहाँ पे कोल फील्ड हो, जहाँ कोयला आसपास में आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो मतलब उसको एनर्जी सप्लाई चाहिए ना, आराम से उसको कोयला मिलेगा तो अच्छे से उसकी इंडस्ट्री चलेगी। ठीक है, अगला है हमारा थर्ड वाला, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए बहुत ही लो रेट पर लेबर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, कंपनी के ऊपर भार पैसे का, कैपिटल कम पड़ता है, और किसी भी गुड्स जब वो बनाएगा तो उस पर जो है उसका रेट जो है कम, उसका कॉस्ट कम आएगा, क्योंकि लेबर चार्ज कम रहेगा। लेबर चार्ज ज़्यादा रहेगा तो उस कोई भी गुड्स बनेगा उसका जो है रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लेबर एट रीजनेबल वेज। यानी कि स्मॉल स्केल जो होती है और बहुत बड़ी स्केल वाली जो इंडस्ट्री होती है उनको क्या ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है रीजनल वेज पर, यानी बहुत ही मिनिमम कम एक ऐसा वेज रहे, ऐसा उनका सैलरी रहे जिसपे कि कंपनी का जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसका जो रेट है, कॉस्ट ज़्यादा ना पड़े। ठीक है, रीजनेबल वेज। सम इंडस्ट्रीज वेयर मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स रिक्वायर्स स्किल्ड वर्कर्स। यानी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपना जो चीज़ें हैं जो बनाती हैं वो मशीनों का इस्तेमाल करके बनाती हैं, उसके लिए उन्हें स्किल्ड लेबर चाहिए, यानी उस मशीनों को चलाने का उनके अंदर स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स आर रेडिली अवेलेबल इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। यानी जो अनस्किल्ड है, जिनके पास कोई स्किल्ड नहीं है, या सेमी स्किल्ड जिनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, ऐसे वर्कर बहुत अवेलेबल होती हैं डेंसली एरिया, मतलब जहाँ पे आबादी ज़्यादा है वहाँ पे ऐसे जो कि लेबर है ना, जिनको कुछ नहीं आता या थोड़ा बहुत आता है, ऐसे बहुत मिल जाते हैं। ठीक है, लाइट कंज्यूमर गुड्स एंड मोस्ट ऑफ द एग्रो बेस्ड industries like sugar, handlooms, tobacco, etc. are generally dependent on locally available labor। यानी कि जो ऐसे चीज़ें हैं जो कि बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो एग्रो बेस्ड होती हैं इंडस्ट्री, जैसे शुगर का हो गया, हैंडलूम का हो गया, टोबैको का हो गया, ये सब किस पर डिपेंड होता है, जो आसपास के जो लेबर होते हैं ना, अवेलेबल लेबर जो वहाँ पे लोकल लेबर होते हैं ना, उस पर ये इंडस्ट्री बेस्ड होती है। यानी कि इन्हीं के भरोसे वो इंडस्ट्री चलती है। आसपास के जो अनस्किल्ड लेबर है, गन्ने को काट के लाना, हैंडलूम चलाना, टोबैको को तोड़ना लाना उसको, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सब जो इंडस्ट्री है, जो आसपास के जो लेबर होते हैं ना, लोकल लेबर, उन पर डिपेंड करती है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो चीप लेबर की ज़रूरत है ना, अवेलेबिलिटी है ना, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, इससे क्या होता है, जो किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट होता है ना वो रिड्यूस होता है, कम होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा बढ़ता नहीं, क्योंकि लेबर का चार्ज कम रहेगा तो वो उसका ही उतना ही पैसा उस गुड्स पर ऐड किया जाएगा। तो वो कॉस्ट अगर ज़्यादा रहेगा लेबर का तो सामान की चीज़ भी रेट ज़्यादा हो जाएगा, अगर लेबर का कॉस्ट कम रहेगा तो चीज़ का भी रेट कम हो जाएगा। दिस इज़ द रीज़न दैट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफन आउटसोर्स जॉब टू डेवलपिंग कंट्रीज। यानी कि जो डेवलप कंट्री है ना, वो अक्सर आउटसोर्स जॉब किसी लिए दूसरे देशों में क्यों काम करवाती हैं, इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया, चाइना वगैरह, यहाँ पे बहुत ही चीप लेबर में, चीप रेट पर लेबर मिल जाते हैं, कम रेट पर काम करने वाले मिल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो डेवलप कंट्री है ना, अपने यहाँ कराएंगे किसी भी काम को तो उसको डबल देना पड़ेगा सैलरी, और वही काम हमारे यहाँ अगर कराएंगे वो लोग तो उसके हाफ सैलरी, हाफ से भी कम सैलरी में उनको काम करवा सकते हैं। इसीलिए जो डेवलप कंट्री है वो अक्सर जो है डेवलपिंग कंट्री में अपना काम जो है जॉब, सोर्स ऑफ जॉब कराती हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट बनवाती हैं। फोर्थ वाला क्या है आपका,
फोर्थ वाला है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी क्या है। द एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी कि ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों है, यानी कि अगर उस कंपनी को कच्चा माल चाहिए तो भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, और कच्चा माल बनने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ट्रांसपोर्ट पास में होना चाहिए, वहाँ पे आने जाने के लिए वहाँ पे एंट्री आसानी से हो सके, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अ प्लेस कनेक्टेड बाय एफिशिएंट रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज इज प्रेफर्ड टू द वन विच इज़ रिमोटली लोकेटेड। यानी जो एरिया रिमोटली लोकेटेड यानी दूर जो लोकेटेड है उससे कहीं बेहतर है ऐसी जगह जो रेलवे से कनेक्ट हो, रोड से कनेक्ट हो, वाटर से कनेक्ट हो और एयर से कनेक्ट हो। यानी चारों जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है, ऐसा एरिया जो कनेक्ट होता है वो ज़्यादा बेटर होता है ऐसे एरिया से जो बहुत दूर लोकेट होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ आसानी से आ जाएगा रॉ मटेरियल, और बनने के बाद वहाँ से जल्दी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। India has a wide network of roads and railways in the northern plains and peninsula region. So many important industrial regions have surfaced in Uttar Pradesh, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, etc. यानी कि इंडिया में जो है, जो नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तर का जो मैदानी इलाका है और पेनिनसुलर जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री रीजन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आराम से रोड बहुत अच्छी है, वहाँ पे रेलवे कनेक्ट है, रोड कनेक्ट है। और कौन कौन से इलाके हैं यहाँ पे? उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे प्लेन है पूरा। ये आपका प्लेटू रीजन नहीं है, ना तो हिल एरिया है, ठीक है। प्लेटू है फिर भी हिल एरिया नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आराम से किया जा सकता है कोई भी। इसीलिए ऐसे जगह पर आप देखेंगे इंडस्ट्री लगेगा जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगला है आपका फाइनेंस और कैपिटल। स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसको ह्यूज एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसमें पैसा लगाने की, ठीक है। फाइनेंस इज अवेलेबल फ्रॉम इंडिविजुअल्स, कंपनीज, बैंक्स और गवर्नमेंट सोर्सेज। यानी कि पैसे का इंतजाम कहाँ से हो सकता है? या तो कोई अपने तरफ से करे, या कोई कंपनी लगाए, या कोई बैंक दे, या गवर्नमेंट के जरिए आए, ठीक है। जनरली इन लार्ज सिटीज़, ठीक है। और ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी? लार्ज सिटी, बड़े बड़े शहरों में मिलती हैं। यानी कि कंपनी आप जो दिखेगा वो शहर में मिलेगी, बैंक आपको बड़े शहर में मिलेगा, ठीक है। इंडिविजुअल कोई जिसके पास पैसा वो भी शहर में ही रहता है, गांव में कहाँ उतने पैसा किसी के पास? शहरों में बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, इंडस्ट्रियल्स रहते हैं, ठीक है। दिस इज द रीज़न दैट ऑल बिग इंडस्ट्रीज प्रेफर टू सेट अप देयर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इस्टेब्लिशमेंट इन सिटीज़। यानी यही रीज़न है कि जो लोग इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं वो कोई बड़े शहर के पास में ही लगाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे जो फैसिलिटी फाइनेंस के अवेलेबल रहते हैं, आसानी से उनको पैसे की दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनेंस और कैपिटल। मार्केट क्या हो गया? 6 वाला है आपका मार्केट। मार्केट में देखिए क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच रिक्वायर स्मूथ एक्सेस टू मार्केट। यानी जो कोई भी माल तैयार हो गया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अच्छा मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी ना, स्मूथ मार्केट, यानी वहाँ पे आसानी से पहुँचा जा सके मार्केट तक, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट इज़ यूजफुल। यानी कि जो प्रॉक्सिमिटी जो तक मतलब आपके करीब में जो मार्केट होता है वो ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। यानी कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, वहाँ पास में जो मार्केट होगा वो आसानी से माल बना के पास में मार्केट में वो सेल कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसके लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। दूर भेजेगा तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। However, the modern means of quick transport have helped to supply goods over a very wide region। यानी कि आज के टाइम पर जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या मतलब हेल्प करता है, वो सब गुड को जो चीज़ें बनती है ना उसको बहुत ही वाइड रीजन में दूर दूर तक सप्लाई करने में आसानी से सहायता करता है कंपनियों का। यानी कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट यहाँ पे माल बन रहा है, वहाँ पे आसानी से स्मूथली इसको यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसकी सहायता से, ट्रांसपोर्ट की सहायता से, क्योंकि रोड अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट मार्केट इज ए क्रूशियल फैक्टर फॉर गुड्स ऑफ पेरिशेबल नेचर सच एज फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट। लेकिन जो कि ऐसे सामान
जो परिशेबल यानी जो मतलब ख़राब होने वाले नेचर है, जैसे खाने वाली चीज़ें हो गई, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, दूध वगैरह, तो इसके लिए लोकल मार्केट पास में होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं ना। तो उनके लिए एक बहुत क्रूशल हो जाता है कि ऐसे जगह ये लोग इंडस्ट्री लगाएं, फूड वाला या फिर डेयरी का, जहाँ पे पास में कोई अच्छी मार्केट हो, जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट आसानी से कर सकें। ठीक है, तो मार्केट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 7th वाला क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। Some industries require a lot of water such as chemical industry, paper industry, food processing industry etc. यानी कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है। वो किसमें क्या क्या है? केमिकल इंडस्ट्री है, उसमें पानी चाहिए, पेपर इंडस्ट्री है, पेपर बनाने के लिए पानी चाहिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसको भी पानी चाहिए। तो ऐसे मतलब बहुत से ऐसे इंडस्ट्री हैं जिसको पानी बहुत बड़े अमाउंट में चाहिए। ठीक है, सच इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर अ सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर आर लेक्स। यानी कि इसी वजह से ये जो इंडस्ट्री होती है, आप देखेंगे ये लोग हमेशा या किसी नदी के किनारे या किसी झील के किनारे, रिवर्स और लेक्स, इन दोनों के किनारे जो है अपना इंडस्ट्री लगाते हैं, क्योंकि उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय टैपिंग ग्राउंड वाटर एंड लेइंग वाटर पाइप लाइन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। इसको कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया है? ज़मीन के पानी को निकाल के, या फिर ऐसे जगह जहाँ पर पानी है वहाँ पे पाइप लगाकर दूर जहाँ पर इंडस्ट्री है वहाँ तक पानी को ले जाया गया है। तो पानी की ज़रूरत जो है ऐसे पूरा किया जा सकता है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, क्योंकि अवेलेबिलिटी वाटर जरूरी है, किसी भी इंडस्ट्री चलानी है पानी की जरूरत चाहिए वहाँ पे। 8th वाला क्या है? 8th वाला है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, मतलब वो इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है या नहीं, उससे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा या नुकसान, और वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है, यानी कानून व्यवस्था वहाँ का कैसा है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर टू सेट अप इंडस्ट्रीज एट प्लेसेस वेयर द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन फेवरेबल पॉलिसी सच एज टैक्स कंसेशन, सप्लाई ऑफ पावर एट कंसेशनल रेट etc. यानी जो भी गवर्नमेंट जो भी इंडस्ट्रियल्स होते हैं ना, वो अपने इंडस्ट्री को ऐसी जगह सेटअप करना चाहते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से उनको फेवरेबल मिले, यानी कि कुछ मतलब सहायता मिले ऐसा, या फिर कुछ कंसेशन मिल जाए। किस पर? टैक्स में कंसेशन मिल जाए, पावर सप्लाई में कंसेशन मिल जाए, तो उसका क्या होगा? कॉस्ट कम हो जाएगा ना गुड्स का। ठीक है, ऑल्सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आर इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स फॉर डिसाइडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। यानी कि वहाँ की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और लॉ एंड ऑर्डर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट नेचुरली प्रेफर टू कीप अवे फ्रॉम अ स्टेट वेयर देयर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी आर कॉम्प्रोमाइज। यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं अपनी इंडस्ट्री को ऐसी जगह बिल्कुल स्टेट में नहीं लगाना चाहते जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी या सिक्योरिटी का कोई भी प्रॉब्लम हो सके, या फिर उनको उनकी कंपनी को कोई दिक्कत हो, ऐसी जगह बिल्कुल लगाना नहीं चाहेंगे वो। ठीक है, यानी कि किसी भी स्टेट को अगर आप डेवलप करना है तो अपने यहाँ का उसको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा। 9th वाला क्या है? लैंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अ लार्ज पीस ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड टू सेट अप एन इंडस्ट्री। यानी कि कभी भी इंडस्ट्री आपको ज़मीन पे ही लगाना है ना, आसमान पे लगाना नहीं है, तो लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़े एरिया चाहिए होता है। किसी भी इंडस्ट्री को आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत बड़े एरिया को कवर करता है वो इंडस्ट्री, तो लैंड तो चाहिए। लेवल लैंड इज ऑलवेज गिवन प्रेफरेंस ओवर हिली एरियाज। जो लेवल लैंड होता है ना, यानी कि जो प्लेन का एरिया होता है, लैंड होता है, हमेशा प्रेफर करता है किस पर? हिली एरिया पे, क्योंकि वो ऊंचे नीचे होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत होता है वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने में। ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर आप ऐसे इंडस्ट्री आप ऐसे जगह पे देखेंगे जहाँ पे लेवल लैंड हो, यानी कि प्लेन हो। ठीक है, चीप फ्लैट एंड लेवल लैंड विच इज़ नॉट प्रोन टू फ्लडिंग इज जनरली एन आइडियल लोकेशन फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। जो चीप फ्लैट एरिया होता है, हल्का जो फ्लैट हो और हल्का जो लेवल एरिया होता है ना, वो जो कि मतलब ऐसी जगह अगर लोकेटेड है जहाँ पे फ्लड वगैरह बराबर आते रहते हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने का आइडियल सिचुएशन नहीं होता। यानी कि अगर इंडस्ट्री ऐसे जगह लगा दिया जाए जहाँ पे थोड़ा प्लेन एरिया है, लेकिन वहाँ पे बराबर जनरली फ्लड वगैरह आते रहते, बाढ़ आते रहते, उससे इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगा, तो कभी भी इंडस्ट्री ऐसी जगह पे भी नहीं लगता। ठीक है, नाउ बिग इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेट अप एट फार ऑफ प्लेसेस फ्रॉम अर्बन एरियाज ड्यू टू लेस कॉस्ट ऑफ लैंड। यानी कि हमेशा जो है जो इंडस्ट्री होती है ना, वो हमेशा जो है अर्बन एरिया में
दूर दूर पर अर्बन एरिया में ही लगाई जाती है। कभी भी अर्बन एरिया से थोड़ा सा जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो, कनेक्ट हो, वहाँ से बनने के बाद आराम से जो है आसानी से उस अर्बन एरिया तक पहुँचा जा सके, वहीं पे लगाया जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट होता है वो भी कम हो जाता है लैंड का। एकदम अर्बन एरिया में लगाएंगे वहाँ पे लैंड का रेट बहुत ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा दूर पे लगाएंगे, अगर जहाँ पे अर्बन एरिया थोड़ा दूर लगाएंगे वहाँ पे क्या होगा, लैंड का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंट इन इस्टेब्लिशिंग मेनी इंडस्ट्रीज। जो क्लाइमेट है आपका वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस वेदर हॉट, कोल्ड और वेट आर नॉट प्रेफर्ड टू सेट अप एन इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा बारिश हो, ये तीनों जो सिचुएशन है ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है। मॉडरेट क्लाइमेट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड, यानी कि जो मॉडरेट क्लाइमेट होता है ना, जो बहुत ज़्यादा ठंड हो ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो, हमेशा ऐसी जगह पर ही इंडस्ट्री लगाई जाती है। समटाइम्स सम प्रोडक्ट्स नीड अ स्पेशल काइंड ऑफ क्लाइमेट एज कॉटन नीड्स अ ह्यूमिड क्लाइमेट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनको एक अलग तरीके का क्लाइमेट चाहिए होता है। जैसे कॉटन हो गया, उसको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, यानी कि हवा में जो है नमी बहुत चाहिए, बारिश भी चाहिए लेकिन हवा में नमी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, हवा में नमी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में कॉटन जो है होता है। ठीक है, इसलिए क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्रियल रीजन, अब देखते हैं इंडस्ट्रियल रीजन क्या, कहाँ पे कौन कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे इंडस्ट्री है। इन सम कंट्रीज द गवर्नमेंट डिक्लेयर सर्टेन रीजन एज इंडस्ट्रियल रीजन एंड डेवलप दीज रीजन्स अकॉर्डिंगली। यानी कि कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर कर देती है कि ये जो एरिया है ये इंडस्ट्रियल एरिया है और उसी के हिसाब से उसको डेवलप किया जाता है। विद द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री इन अ रीजन डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल्सो ग्रो अप टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल वर्किंग देयर। यानी कि किसी भी कंपनी जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, उनको ज़रूरत पड़ती है ना बैंक की और बहुत सारे फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या होता है उसी के साथ जब कोई भी इंडस्ट्री लगेगी वहाँ पे लोग रहेंगे, काम करेंगे, तो उसको बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो धीरे धीरे हर एक चीज़ दुकानें वहाँ खुलने लगेंगी, उसी के अकॉर्डिंगली फैसिलिटी गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, तो वो एरिया पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, दूर दराज इलाकों में क्यों करती है, वहाँ पे जब कंपनी लगाएगी लोग वहाँ रहेंगे तो उनकी जो ज़रूरतें होंगी वैसी तरह के लोग दुकानें खोलेंगे, अपना शॉप ओपन करेंगे, तो उससे क्या होगा वो एक एरिया डेवलप होने लगेगा धीरे धीरे और लोगों की जो है इनकम का एक जरिया बन जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है ऐसे जगह पे इंडस्ट्री लगाती है जहाँ पे लोग जो है आराम से उनको काम भी मिल सके और लोग अगर कोई भी दुकान शॉप वगैरह ओपन करें तो उनका अच्छे से एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन सके। ठीक है, sometimes industries also cluster together to make advantage of the product of an industry which may be used by them as raw material. Such as cluster are known as industrial region or complexes. यानी कभी कभी क्लस्टर का मतलब एक साथ मिलकर होता है ना, तो कभी कभी इंडस्ट्री क्या करती हैं अपने साथ एक साथ मिलकर एडवांटेज लेने के लिए बनाती हैं। मतलब चलो हम लोग सब लोग मिलके एक एरिया में इंडस्ट्री लगाते हैं, एक कच्चा माल अपना तैयार करेगा, दूसरा उससे ले लेगा, वो उससे माल प्रोडक्ट बना के दूसरे को दे देगा, वो उसको बेच देगा, तो इससे क्या होगा उनका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट से बिजली वगैरह लेना है उस एरिया में कॉस्ट कम करवा के सब्सिडाइज करके तो आसानी से लिया भी जा सकता है और गवर्नमेंट उसको आसानी से प्रोवाइड भी कर देगा उस एरिया के लिए बिजली भी। इसीलिए क्लस्टर यानी कि कभी कभी इंडस्ट्री जो है ना एक साथ मिलकर अपना एक रीजन बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कि हमारा ये इंडस्ट्री का एरिया रहेगा, गवर्नमेंट से हम लोग मिलकर अगर सब्सिडाइज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पैसा कम करने के लिए तो गवर्नमेंट कर भी सकती है। ठीक है, एन इंडस्ट्रियल रीजन इज जियोग्राफिकल एरियाज वेयर डिफरेंट फेवरेबल फैक्टर फॉर इंडस्ट्रीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वाटर, चीप लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केट etc। यानी कि इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है, उसका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वो क्या फेवरेबल करता है कि वहाँ पे क्या हो, रॉ मटेरियल हो, पानी हो, चीप लेबर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, मार्केट हो, ये सब चीज़ें एक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे ये सब चीज़ें हों, इंडस्ट्री लग जाए, वो समझ लीजिए इंडस्ट्रियल एरिया है। क्योंकि इंडस्ट्री लगते ही पानी अगर वहाँ पे है, चीप लेबर भी आ जाएंगे आसपास के इलाके से, रॉ मटेरियल के भी इंडस्ट्री वहाँ पे लगाई जा सकती है। ठीक है, जैसे आयरन हो गया, आयरन क्या, आयरन से कार बनती है, मशीनें बनती हैं, तो आयरन जो है एक रॉ मटेरियल हो गया। अब आयरन जो है ओर से निकाला जाता है, मिनरल से,
तो आसपास में सब रहेंगे तो वो आयरन और बनाएगा, बगल वाले को दे देगा इंडस्ट्री को, वो अपना उससे कार बनाएगा, मशीन बनाएगा। ठीक है, तो इसके लिए पानी चाहिए, वहाँ पे रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए वहाँ पे, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मार्केट चाहिए। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे ये सब चीज़ें हों और बड़े बड़े इंडस्ट्री हो, उसी को कहा जाता है आपको इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, द वर्ल्ड हैज़ 4 सच रीजन, यानी पूरी दुनिया में कौन से ऐसे रीजन हैं जहाँ पे ये इंडस्ट्रियल रीजन है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री है ना। एक हो गया ईस्टर्न पाथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका जो ईस्टर्न पाथ है वहाँ पे हो गया। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप का हो गया, ईस्टर्न यूरोप हो गया और ईस्टर्न एशिया। ठीक है, ये 4 ऐसे पूरी दुनिया में रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है। ठीक है, बिसाइड्स दीज देयर आर फ्यू इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील, यानी इनके अलावा जो है कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और ब्राज़ील में भी हैं। ठीक है, अब हम लोग इंडिया के बारे में देखते हैं। इंडिया हैज़ 8 इंडस्ट्रियल रीजन, हमारे इंडिया में क्या है 8 इंडस्ट्रियल रीजन है। इसको ध्यान से देखिएगा, इंडिया में कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन है। नहीं अगर आपको समझ में आएगा, आप वहाँ पे एक बार जाइए, विजिट करिए, आपको देखिए इंडस्ट्रियल एरिया होता क्या है या इंडस्ट्रियल रीजन होता क्या है। पहला क्या है, हुगली रीजन, ये कहाँ पे है, फ्रॉम बांसबेरिया टू बिरला नगर। ठीक है, दूसरा है मुंबई, पुणे रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम थाने टू पुणे नासिक सोलापुर, यानी कि पुणे रीजन जो है आपका ये कहाँ से एक्सटेंड हुआ है, थाने से लेकर पुणे और नासिक और सोलापुर तक, ये पूरा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पे आप चले जाइए, बड़े बड़े कंपनियाँ आपको दिखाई देंगी। ठीक है, बेंगलुरु, तमिलनाडु रीजन फ्रॉम बेंगलुरु टू ऑल पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एक्सेप्ट विल्लुपुरम, विल्लुपुरम को छोड़ के तमिलनाडु मतलब बेंगलोर से लेकर तमिलनाडु के सभी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाएगा। छोटा नागपुर रीजन, यानी कि जो यहाँ पर है आपका झारखंड में, एक्सटेंड ओवर झारखंड, नॉर्दर्न उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, यानी झारखंड से नॉर्दर्न उड़ीसा जो है और वेस्ट बंगाल है, यहाँ तक आपको जो है इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाएगा। गुजरात रीजन फ्रॉम अहमदाबाद टू बड़ोदरा टू जामनगर, यानी अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा, बड़ौदा से लेकर जामनगर तक आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिलेगा। 6 वाला क्या है, विशाखापट्टनम, गुंटूर रीजन से लेकर विशाखापट्टनम और फिर वहाँ से लेकर कुरनूल और पराकसम डिस्ट्रिक्ट इन द साउथ, यानी दक्षिण पराकसम डिस्ट्रिक्ट तक यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिलेगा। ठीक है, 7 वाला है गुड़गांव, दिल्ली मेरठ रीजन इंक्लूड्स गुड़गांव, शाहदरा, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, मोदी नगर, अम्बाला, आगरा एंड मथुरा। सबसे ज़्यादा रीजन आपको यहीं पे मिल जाएगा। अब दिल्ली मेरठ रीजन में चले जाइए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिलेगा। 8 वाला है कोल्लम, तिरुवनंतपुरम रीजन इज स्प्रेड अप टू तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, एर्नाकुलम, अलवाई एंड अलापुजा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये आपका केरला में है। केरला में पूरा ये जो एरिया है ये पूरा आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है,